आज की वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं कि बेस्ट स्टॉक्स अपनी ट्रेडिंग के लिए कैसे चूज कर सकते हैं। चाहे 2024 हो, चाहे 2025 हो, 26, 27 हो, हर साल के लिए बेस्ट स्टॉक ऐसे स्टॉक जो अच्छी खासी मोमेंटम दे सकते हैं। काफी लोग कहेंगे जी वीडियो में बताना बड़ा आसान है, कुछ इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो कह तो हम देते हैं, क्या रियलिटी में आपने इंप्लीमेंट करा है? तो मैं कह सकता हूँ जी हाँ, इंप्लीमेंट करा है। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले देखेंगे कंसोल। ये देखिए, अभी ज़ीरोधा का कंसोल है इक्विटी का, ठीक है ना। पूरा ये जनवरी से लेकर अब तक का लगाया हुआ है, इसी करंट ईयर का। आप देखिए इस के अंदर आप देखते हैं कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं आपको। 48,000 का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। कोई ये स्कैम नहीं है। आप चाहे तो मैं वेरीफाइड लिंक इसका भेज दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो 48,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इसमें आपको स्टॉक्स देखने कौन कौन से बाय करे थे, कौन से सेल कर दिए, किस वैल्यू पर। जैसे एपेक्स देखिए 270 पे बाय करा था, कुछ ये 400 रुपए का नुकसान करा मैंने। बीबीएल में देखिए मैंने 6,500 रुपए कमाए, 4,400 का स्टॉक खरीदा था, 6,700 में बेच दिया। क्रिसिल देखिए 5,000 का खरीदा था, लगभग उतने में ही बेच दिया। इंडोटेक देखिए 1,100 का खरीदा था, 1,800 का बेच दिया। और यहाँ पर देखिए एक मोतीलाल ओसवाल है जो 1,500 का खरीदा था, 2,500 का बेच दिया। पूर्वा मैंने खरीदा था लगभग 250 का, 370 का बेच दिया। और यहाँ पर देखिए सलजेर इलेक्ट्रॉनिक मैंने खरीदा था 570 का, 845 का बेच दिया। स्वेलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स करके है शायद, स्वेलेक्ट एनर्जी शायद ऐसे ही कुछ है स्टॉक है, 690 रुपीज़ का खरीदा था और लगभग मैंने 1,070 रुपये का बेच दिया। तो इतने सारे स्टॉक मैंने किस किस वैल्यू पे खरीदे थे और किस किस वैल्यू पे बेच दिए वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, कोई मैनिपुलेटेड नहीं है ये। वेरीफाइड इसका लिंक मैं भेज दूंगा, ज़ीरोधा वेरीफाइड, आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या बात करने वाले हैं कि इस तरीके के स्टॉक्स हम कैसे चूज कर सकते हैं जो बढ़िया मोमेंटम दे, हर साल के लिए बढ़िया हो, चाहे 2024, 25, 26 कुछ भी हो। बढ़िया स्टॉक चाहिए, ऐसे स्टॉक जो रियलिटी में वर्क करे। तो मैं इसकी पूरी एनालिसिस, पूरा टेक्निकल फंडामेंटल वगैरह जो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी अच्छे खासे बढ़िया मोमेंटम वाले स्टॉक चूज करने में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना है कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल कैसे, मतलब टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक कैसे चूज करें, प्लस बहुत सारे स्टॉक्स है उसके अंदर से स्टॉक को फिल्टर कैसे करना है। तो एक स्टॉक स्क्रीनर या फिल्टर, आप मान लीजिए एक फिल्टर करेंगे। साथ में जो स्टॉक हमने फिल्टर करके रखे हैं उनका थोड़ा सा फंडामेंटल भी हमें देखना है कि फंडामेंटल हम कैसे देखेंगे। उसके बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस क्या होंगे। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो प्रोटेक्शन का है। देखिए इनमें से कोई भी स्लाइड आप हो सकता है कि देख करके वीडियो को बंद कर दे। अगर उसको देख करके वीडियो को बंद कर रहे हैं तो इससे अच्छा वीडियो को अभी बंद कर दे, अभी अपना टाइम बचा ले जितना बचाना है। लेकिन अगर आपने 10-15 मिनट इस वीडियो को दिए तो 10-15 मिनट और दे देना ताकि आपको ये पूरी नॉलेज मिले। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपका छूटता है तो ना तो मैं आपको सही से बता पाऊंगा कि किस तरीके से पैसा बन रहा है, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ कि प्रोटेक्शन आप छोड़ दो, प्रोटेक्शन तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट ये है। मैं कहता हूँ टेक्निकल छोड़ दो, ये भी नहीं कर सकते। जब टेक्निकल ही नहीं जानोगे तो स्टॉक चूज कैसे करोगे। तो एवरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्ट्रेटेजी जानने से बात नहीं बनेगी, स्ट्रेटेजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस किस कंडीशन में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, ये सारी चीज जाननी बड़ी जरूरी है। तो इसलिए सभी पॉइंट जरूरी है। वीडियो बंद करनी है अभी करिए, वीडियो देखनी है तो कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, जो है हमारा टेक्निकल। जी हाँ, अब इसके अंदर एक टेक्निक दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं जिसका नाम है ATH ब्रेकआउट। अभी ATH ब्रेकआउट क्या होता है इसको जरा समझते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट क्या है, इसके 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, स्टॉक इन अप ट्रेंड। जब भी आपको ये दिखाई देगा स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, हर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में होगा। बड़े से बड़े टेक्निकल एनालिस्ट से जाकर के पूछ लीजिए क्या स्टॉक है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वो बोल ही नहीं सकता कि डाउन ट्रेंड में। वो आपको यही बोलेगा जी स्टॉक अप ट्रेंड में। इसका जो चार्ट है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये नहीं बोल सकता इसका चार्ट खराब दिख रहा है। तो पहली बात, टेक्निकल के रूप में हम ऊपर हो गए। यानी जितना भी हम टेक्निकल के अंदर इंडिकेटर्स देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, फलाना फलाना जो भी कुछ देखते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। और 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट में आप ऐसा स्टॉक ढूंढ लेंगे जिसका टेक्निकल बहुत ही फैंटास्टिक होगा। सभी इंडिकेटर बुलिश बोल रहे होंगे, सभी प्राइस एक्शन बुलिश बोल रहे होंगे, ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ऑल ओवर जो है वो अप ट्रेंड में होगा। उसके बाद
फास्ट मोमेंटम पॉसिबिलिटी रहेगी। जो मैं यहाँ पर एटीएस टेक्निक बताऊंगा प्लस ब्रेकआउट, इसके अंदर फास्ट मूवमेंट की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अगर स्टॉक को अगर भागना है, अगर हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, स्टॉक ने भी उसी तरीके से बिहेव करा, तो जो मोमेंटम आएगा वो फास्ट आएगा। हो सकता है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ जाए 1 1.5 2 महीने का, लेकिन जब वो रिकवरी करेगा तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका टारगेट आ गया। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए थे, ये सभी स्टॉक 2 3 4 महीने से ज़्यादा नहीं रखे होल्डिंग पे। कुछ का तो 1 महीने में आ गया, कुछ का 2 महीने में, कुछ का 3 महीने में, कुछ का 4 महीने में। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मैंने आपको बताई नहीं, जैसे कि बिलिल बलमेल लाउरी इन्वेस्टमेंट करके एक है, वो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो किसी दूसरे ब्रोकर के उसमें मैंने लिया हुआ था। तो बहुत सारे स्टॉक है, स्वेलेक्ट एनर्जी और भी बहुत सारे स्टॉक थे जो दूसरे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे लिए हुए, मैं डाइवर्सिफाइड करके रखता हूँ पोर्टफोलियो को, तो इसी वजह से बहुत सारे स्टॉक वहाँ भी लिए हुए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप कि इस टेक्निक का ये इस्तेमाल है। अब टेक्निक जान लेते हैं कि टेक्निक है क्या, ये एटीएच क्या है, ये एटीएच किस तरीके से काम करता है। एटीएच का दोस्तों बहुत सिंपल सा मीनिंग है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। आप कहेंगे ये तो जी पहले की टेक्निक है, इसमें नया क्या है। देखिए इसमें बहुत छोटी सी मॉडिफिकेशन है। छोटी सी मॉडिफिकेशन क्या है, देखिए सबसे पहले हमें ये तो पता है कि हमें स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखना है, ये जी ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, इससे ऊपर प्राइस इसका गया ना हो। साथ में दोस्तों हमें क्या देखना है, एक ऑल टाइम हाई दोस्तों इस तरीके से हो सकता है कि स्टॉक ऊपर भाग रहा है, बस हल्का सा रुका फिर ऊपर भाग गया, हल्का सा रुका फिर ऊपर भाग गया। ये जो दोस्तों है ये भी ऑल टाइम हाई पर है, ये भी एटीएच है। लेकिन मैंने क्या कहा, एटीएच प्लस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट दोस्तों हमें कैसे देखना है, ब्रेकआउट दोस्तों हमें देखना है कुछ सालों का ब्रेकआउट, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड का ब्रेकआउट हो, थोड़ा सा मार्केट वहां पर स्टेबल्ड हो। अगर मार्केट 1 साल के बाद अगर ऑल टाइम हाई बना रहा है, कोई स्टॉक ऐसा है जिसने अपने 1 साल का हाई ब्रेक करा है और ऑल टाइम हाई भी बनाया है साथ में, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एटीएच ब्रेकआउट टेक्निक। इस टेक्निक का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, जैसे मैंने बोला सभी इंडिकेटर सभी टेक्निकल एनालिस्ट आपको यही बोलेंगे स्टॉक बुलिश है, तो पहली बात आपके पास एक एज आ गया जी, आप ऐसे स्टॉक में बैठे हो जो ऑलरेडी टेक्निकली क्या है, अप ट्रेंड में। दूसरा दोस्तों बेनिफिट ये रहेगा इसका कि जब हम इसको कुछ सालों का ब्रेकआउट के बाद देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो मोमेंटम आएगा वो फास्ट मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यानी आपको जो टारगेट चाहिए या जो भी आपने टारगेट सेट करा है, वो टारगेट जल्दी से जल्दी मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये दोस्तों 2 बेनिफिट होते हैं एटीएस टेक्निक में। अब मैंने यहाँ पर एक स्टॉक का चार्ट लगाया हुआ है, अब जरा इसको समझिएगा कि किस तरीके से मैंने इसको लिया था। स्वेलेक्ट एनर्जी करके स्टॉक है, अब इसको मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर लगा रहा हूँ ताकि ऑल ओवर चार्ट आप देख सके, बड़ी स्क्रीन पर समझ सके कि किस तरीके से स्टॉक ने बिहेव करा। अब ये देखिए स्टॉक ने कब का 2008 देख लीजिए, 2008 से ये इसने एक हाई बनाया हुआ था और लगभग ये 450 का इसने मैक्स हाई बनाया है, 450 का, ठीक है ना, 450, ये देखिए, ठीक है। 2008 से कितने साल हो गए यार, 10 साल से ज़्यादा हो गए, 15 साल हो गए, 15-16 साल का दोस्तों ये जो ब्रेकआउट था ये अभी रिसेंटली आया है, ये देखिए रिसेंटली, और मैंने खरीद लिया, मेरे रडार में आ गया, मैंने इसको खरीद लिया। और मैंने कितने में खरीदा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, लगभग 600-700 के आसपास ब्रेकआउट आया और इस लेवल के आसपास दोस्तों मैंने इस स्टॉक को बाय कर लिया। अब ये दोस्तों वो लेवल है जहां ऑलरेडी स्टॉक ने भागना शुरू कर दिया। कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये नहीं बोल सकता कि टेक्निकल खराब है, सब कुछ बुलिश आपको दिख रहा है, तो आपके पास एक टेक्निकल एज है। इस स्टॉक को दोस्तों मैंने इस हिसाब से बाय कर लिया, बस सिंपल सा फंडा है स्टॉक को बाय करने का। एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ, बिलिल का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। बलमेल लाउरी करके एक स्टॉक है बिलिल, ये देखिए, इसमें देखिए क्या हुआ, ये देखिए 1 2 3 एक ब्रेकआउट आ गया, कई सालों का ब्रेकआउट है, ठीक है, ब्रेकआउट आया, ये 550 से ऊपर गया, मेरी रडार में आ गया, मैंने स्टॉक को खरीद लिया, दैट्स इट, मेरा टेक्निकल हो गया। टेक्निकल यहाँ खत्म है, सिर्फ 2 मिनट का टेक्निकल है, उस 2 मिनट से आप इस तरीके का स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो जो एटीएच ब्रेकआउट की टेक्निक पे आते हैं, ऑल टाइम हाई प्लस ब्रेकआउट, कुछ सालों का ब्रेकआउट। अब ये दोस्तों स्टॉक ले लिया हमने, टेक्निकल दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। क्या टेक्निकल इनफ है? नहीं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल को समझने की कोशिश करिएगा ताकि चीजें आपके समझ में आए।
सिर्फ टेक्निकल दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकल के साथ फंडामेंटल देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे घर की जो लेडीज़ें होती है, हमारी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है घर में, या कोई जेंट्स भी हो सकता है जो बाजार से सब्जियां लेने जाता हो, उसको बहुत अच्छे से पता है जी टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। कैसे? फॉर एग्जांपल टमाटर का एग्जांपल लेते हैं, भाई टमाटर 20 रुपये से सस्ता है तो भाई कीमत कम है, 20 रुपये से ऊपर है तो एवरेज है, 40-50 रुपये से ऊपर चला गया तो महंगा है। तो उनको टेक्निकली ये पता है कि जी टमाटर का प्राइस कितना फ्लक्चुएट होता है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है। तो उनको बहुत अच्छे से पता है जी ये इसका टेक्निकल है। वो एक सेकंड में बता सकते हैं जी इस टमाटर का जो प्राइस है अभी सस्ता है, महंगा है टेक्निकली। लेकिन मैं कहूँ कि टमाटर फंडामेंटली कैसा है। अब फंडामेंटली क्या हो गया, प्राइस तो हमने देख लिया, वो तो टेक्निकल है। फंडामेंटल दोस्तों ये हो गया कि टमाटर कितना फ्रेश है, क्या उसके अंदर केमिकल है या नहीं है, कितना ऑर्गेनिक है, वो हो गया दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। तो टमाटर कितना ही सस्ता हो, लेकिन अगर सड़ा हुआ टमाटर घर ले आओगे तो वो आपके लिए बेकार है। ठीक इसी तरीके से स्टॉक कितना ही सस्ता हो, अगर सड़ा हुआ बेकार कंपनी अपने घर ले आओगे तो वो बेकार है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन फंडामेंटल शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि जो टेक्निकल हमने देखा है, इस तरीके के स्टॉक मिलेंगे कैसे। भी 4 से 5 हज़ार कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, इसको ढूंढने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो इसका दोस्तों ढूंढने का एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेहनत दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कहो कि 2 मिनट के अंदर मैं स्टॉक बता दूं, मिल जाए और आप खरीद लो, काम बन जाए, ऐसा नहीं होगा। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको उस रास्ते पर खुद ही पड़ेगा। कोई ना तो वहाँ गाड़ी मिलने वाली है, ना कुछ मिलने वाला है कि आप पकड़ करके उसकी पूछ पकड़ के उसका सारा लेकर पहुंच जाओगे, कुछ भी नहीं। मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। तो हाउ टू फाइंड स्टॉक्स, मैं कुछ फिल्ट्रेशंस बता रहा हूँ, उस फिल्ट्रेशन से काफ़ी काम आपका हल्का हो जाएगा। वो दोस्तों है एनएससी की ये वेबसाइट। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट में क्या है कि 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो के 2 सेक्शंस होते। तो मैंने यहाँ लगा दिया 52 वीक हाई। जब मैं 52 वीक हाई लगाता हूँ तो मेरे पास 178 रिकॉर्ड्स आए आज के, जिन्होंने 52 वीक का हाई ब्रेक करा है। अब इन्हीं के अंदर से ये जो स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, अब इनका एक एक करके आप चार्ट ओपन करिए, और चार्ट ओपन करके आपको ये देखना पड़ेगा क्या ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करने के साथ ब्रेकआउट कर रहे हैं। ब्रेकआउट का मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं वो अलग बात है, हमें ब्रेकआउट देखना है। ब्रेकआउट प्लस ऑल टाइम हाई होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो 4-5 हज़ार स्टॉक्स में ढूंढने से अच्छा 178 स्टॉक्स में ढूंढेंगे तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिल जाएंगे। आप दिन के 10 स्टॉक उठा लो शुरुआत के, तो आप 1-2 दिन में अगर देखेंगे तो एक आध स्टॉक आपको मिल जाएगा। अमूमन मुझे मिल जाता है, लेकिन आप अगर देखेंगे हो सकता है शुरुआत में टाइम लगे, लेकिन मिल जाएगा। टाइम फ्रेम 1 मंथ का लगाना, देखना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है प्लस ब्रेकआउट के साथ ब्रेक कर रहा है, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ एनएससी की इस वेबसाइट का। अब अगली स्लाइड पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों फंडामेंटल देखना पड़ेगा। देखिए फंडामेंटल मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे हिसाब से मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हुई नहीं। जितना बेसिक आप जानते हो ना, मैं शायद उससे भी कम ही जानता हूँ। अगर कोई फंडामेंटल जिसने भी पढ़ा है, तो फंडामेंटल मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी ऐसी वो नॉलेज नहीं है मेरी। बाजार के अंदर अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है तो वो साइकोलॉजिकल है। मैं साइकोलॉजी के लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर चुका हूँ बाजार के अंदर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए। प्लस टेक्निकल दोस्तों मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ। देखिए हम सब ना स्टूडेंट हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम टीचर है या हमने बहुत कुछ जान लिया है। हम डेली कुछ सीख रहे हैं, आप लोगों से भी सीख रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, और लोगों से भी सीख रहे हैं, और जितना सीखते हैं उतना आपके साथ शेयर कर देते हैं, बस इतना ही। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ बेसिक टर्म जो मैं यूज़ करता हूँ। अब वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं आता हूँ, यहाँ पर एक वेबसाइट है टिकर टेप, इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। अब ये ना तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, कुछ भी नहीं है। आपको टिकर टेप यूज़ करना करिए, कोई और वेबसाइट यूज़ करनी है करिए, कोई भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ना मैंने इनसे कोई पैसे लिए टिकर टेप से। तो करो मत करो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी। मैं क्या क्या देख रहा हूँ ज़रा देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैं देखता हूँ स्टॉक का पी, जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका 30 चल रहा है राउंड फिगर में, तो इस कंपनी को 1 साल में अगर 1 रुपया कमाना है, ठीक है, अगर 1 रुपया हमें मिल रहा है इस कंपनी में, तो 30 रुपये हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर हमें कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जिसके लिए मुझे 30 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, और वो कंपनी मुझे 1 साल में 1 रुपया कमा के दे रही है, तो आप देख लीजिए
आपके 30 रुपये कब रिकवर होंगे? ठीक है ना, 30 साल में रिकवर होंगे? नहीं, कंपनी की ग्रोथ भी तो होगी, 10%, 20%, 25%। अब ग्रोथ होगी, फिर आप उस ग्रोथ के हिसाब से लगा लो कि कितने साल में आपके रिकवर होने वाले 30 रुपये। तो मेनली क्या है कि मैं पी रेशो देखता हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है। थोड़ा सा बेसिक, बहुत ही बेसिक है ये। तो पी रेशो में कभी भी हायर वैल्यूएशन वाले पी रेशो वाले स्टॉक नहीं खरीदता हूँ। मैं कंपेयर किस चीज़ से कर लेता हूँ? सेक्टर से। जैसे कि देखिए, जो ये सेक्टर है, जिस सेक्टर की कंपनी है, इसका अमूमन जो पी चल रहा है वो 50 चल रहा है। ठीक है, इस स्टॉक का दोस्तों पी चल रहा है राउंड फिगर में 30। और जब मैंने स्टॉक लिया था उस समय तो ये और सस्ता था। जैसे कि आपको पता है, मैंने 700 रुपये के आसपास स्टॉक को लिया, तो उस समय इसका स्टॉक का जो पी होगा 20 के आसपास होगा। तो मैंने तो और सस्ते पी पे लिया था, अभी तो महंगा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, अभी भी सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो इसका पी कम है, तो यानी ये मुझे थोड़ा सा सस्ता लगता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये देख लेता हूँ, स्टॉक का जो पी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में सेक्टर के कंपैरिजन में कितना है, अगर सस्ता है तो थोड़ा रिलायबल है। ठीक है ना, और मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि 20-25 से ज़्यादा का पी वाला स्टॉक ना लूँ। ठीक है ना, मैक्सिमम 20-25। बाकी कोई सेक्टर, कई सेक्टर ऐसे होते हैं जिनका पी महंगा चलता है, तो वो उस हिसाब से कंसिडर करना पड़ता है। बहुत सारे सेक्टर है जिनका पी 100 से ऊपर है, 150 से ऊपर है। अगर स्टॉक फिर भी अच्छा लग रहा है तो ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी से ये नहीं कह सकते कि स्टॉक महंगा या सस्ता है, लेकिन थोड़ा सा सेक्टर से कंपेयर कर लो, या सेक्टर के अंदर क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि इस पी को जस्टिफाइड करता है या नहीं करता। तो जस्टिफाई भी तो करना चाहिए, उतनी ग्रोथ आनी भी तो चाहिए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड दोस्तों जो चीज़ मुझे चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर, वो चाहिए रेगुलर डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड देती हो, एक लाभांश देती हो। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टरों को बांट देती है। अब कई कंपनी देती है, कई कंपनी नहीं भी देती, कई कंपनी लॉस में, तो वो देगी कैसे? तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे स्टॉक में बहुत लंबे होल्ड कर लेता हूँ। अगर वो अपने टारगेट तक नहीं जा रहे, अपने स्टॉप लॉस तक नहीं जा रहे, तो वो होल्डिंग में रखे और वो एटलीस्ट मुझे कुछ पैसा तो दे, एटलीस्ट मुझे लगे तो सही भाई कुछ तो आया इससे, जो भी मेहनत करी कुछ तो मिल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिविडेंड का एक खास प्रोस्पेक्टिव मेरे लिए ये है कि कंपनी वही डिविडेंड दे सकती है जो कुछ कमा रही है। अगर कंपनी कमा ही नहीं रही तो डिविडेंड इन्वेस्टरों को देगी कैसे? तो मेरे लिए मेन मोटिव ये है कि कंपनी बहुत थोड़ा डिविडेंड दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आधे % से भी कम डिविडेंड दे, लेकिन डिविडेंड जरूर दे। अगर डिविडेंड वो दे रही है तो अपने बिजनेस को लेकर मैं मानता हूँ कंपनी सीरियस है और अपना लाभांश, अपनी कंपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो मेरे लिए एक बेहतर कंपनी गिनी जाती है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो डिविडेंड यील्ड, पी रेशो, दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल। आप फाइनेंशियल पर जाते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि मुझे फंडामेंटल, मेरे हिसाब से मैं आप लोगों से भी ज़्यादा खराब फंडामेंटल करता हूँ, बहुत ही खराब फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, बहुत ही बेसिक जानता हूँ मैं फंडामेंटल के बारे में। तो मैं नॉर्मली क्या देख लेता हूँ, रिवेन्यूज़, क्या कंपनी के रिवेन्यूज़ इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि देखिए करंटली इसका 120 CR का रिवेन्यू है, 120 CR का। अब पीछे आप देखेंगे तो 120 CR ये 2022 में था 164, लेकिन पीछे लेवल्स बड़े कम थे। तो जब आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आ रहा है टेक्निकली, तो आप थोड़ा सा देखिए क्या रिवेन्यूज हाल फिलहाल में बढ़े हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2022 में कम थे, 2023 में कम थे, 2023 में थोड़े से बढ़ गए, और फिर 2024 में देखिए 120। तो ये पिछले कुछ 3-4 सालों में रिवेन्यू एकदम इंक्रीज हो गए, रिवेन्यू इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया जी, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, साथ में रिवेन्यू भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक बेहतर डील हो गई। साथ में दोस्तों कंपनी अगर रिवेन्यू कमा रही है तो प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। तो कंपनी देखिए प्रॉफिटेबल भी है, 36 करोड़ का यहाँ पे देखिए नेट इनकम दिखाई दे रही है। पिछले 3-4 सालों में आप देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली। तो जब दोनों चीजें कंबाइंड हो गई तो ये मेरे लिए ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट हो गया। बस इतना ही है, कोई खास फंडामेंटल एनालिसिस मैं करता नहीं हूँ। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा होल्डिंग्स देख लेते हैं, क्या प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है? तो देखिए 56% होल्डिंग्स है कंपनी के पास, प्रमोटर के पास। और होल्डिंग अगर इंक्रीज हो रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो रही कोई बात नहीं। ठीक है, होल्डिंग्स है इनके पास, अच्छी खासी होल्डिंग्स है। होल्डिंग ज़्यादा होने का बेनिफिट ये 50-60% से ज़्यादा ही होनी चाहिए होल्डिंग। कभी कभार कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने आप को बड़ा करने के लिए, कंपनी को बड़ा करने के लिए। तो उस केस में या तो वो बैंक से लोन लेगी, या कंपनी के पास इतना एटलीस्ट इक्विटी हो कि वो दूसरे लोगों को देकर के थोड़ा सा फंड ले सके, या इक्विटी कोलेटरल रख करके फंड ले सके। तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट होता है कि 50-60-70% अगर
प्रमोटर के पास होल्डिंग है, तो मैं एक अच्छा फंडामेंटल मानता हूँ उस कंपनी का। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं देखता हूँ। साथ में आप इवेंट्स देख सकते हैं, जितना इन्होंने डिविडेंड दिया है। यहाँ पर देखिए डिविडेंड हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये डिविडेंड हिस्ट्री है। तो कुल मिलाकर के बस दोस्तों मैं इतना ही देखता हूँ, इतना ही आता है, कोई खास आता नहीं फंडामेंटल एनालिसिस। ये देख करके अगर ये सारी चीज़ सटीक बैठ रही है, आपने टेक्निकल के हिसाब से ब्रेकआउट देखा, ठीक है, ATH प्लस ब्रेकआउट देखा स्टॉक का, फिर उसका एक बार आपको देखना फंडामेंटल। अगर दोनों चीज़ सटीक बैठ रही है, अब वो स्टॉक क्या है, अब बाय कर सकते हो। यानी फंडामेंटली भी कचरा नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, और टेक्निकली भी ऐसा लग रहा है जी ब्रेकआउट दे रहा है और ये अब भाग सकता है। अब दोस्तों जब ये दोनों काम हो गए, अब इसके बाद अगली दोस्तों जो हमारी स्लाइड आती है वो आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आती है जी टारगेट एंड SL क्या रखोगे। टारगेट SL देखने के बाद वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि अगली वीडियो में बताने वाला हूँ प्रोटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो लगा लोगे बाजार के अंदर, लेकिन मार्केट ने कभी स्विंग करा ना, मार्केट हिली, तो आप पूरी तरीके से हिल जाओगे। तो प्रोटेक्शन जरूर देखना, टारगेट और SL स्टॉप लॉस। अब ये सबसे ट्रिकी पार्ट है इस वीडियो का। अब तक जितनी चीज़ें मैंने बताई वो पूरी तरीके से क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आएगी, क्योंकि जो टारगेट एंड SL है वो वेरी करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके के इन्वेस्टर एंड ट्रेडर हो। जैसे कि मैंने दिखाया भाई, मैं तो नॉर्मली स्टॉक का डबल होने का वेट करता हूँ जी, जो डबल के आसपास होगा तब बेचेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने 500-600 को खरीदा, 1100-1200 का बेचा, 250 को खरीदा, 400-500 का बेच रहा हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट डबल होने का थोड़ा सा वेट करता हूँ। आप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो आपके लिए सजेस्ट करता हूँ एक क्लैरिटी से, आप एक टूल यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस, और आप 100 की मूविंग एवरेज प्लस 200 की मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, ये मैंने स्टॉक खरीदा था और अभी तो मैं फिलहाल बेच चुका हूँ, ठीक है, स्वेलेक्ट एनर्जी, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था। अब ये दोस्तों मैंने खरीदा था लगभग, अच्छा सॉरी, ये बिल है, ये स्वेलेक्ट नहीं है, मैं एक बार स्वेलेक्ट लगा लेता हूँ, वो मुझे डाउट हुआ एक बार चार्ट को देख करके, स्वेलेक्ट का तो चार्ट नहीं है, तो ये स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम, ठीक है। अब इसके ऊपर दोस्तों मैंने 100 डेज की मूविंग एवरेज लगा के रखी है ऑलरेडी, ठीक है, 100 डेज की मूविंग एवरेज मैंने ऑलरेडी लगा के रखी है। और इस स्टॉक का जो दोस्तों जो ब्रेकआउट था ना, जो ATH ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था, यहाँ कहीं आ गया था, यानी मतलब ब्रेकआउट तो यहाँ आ गया था, प्लस हमने वेट करा लगभग यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये 700 के आसपास मैंने स्टॉक को खरीदा। अब यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज लगी हुई है 100 की, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका SL हो सकता है, और यही दोस्तों आपका टारगेट भी हो सकता है। जैसे कि आपने एक SL लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल 600 या थोड़ा 600 से नीचे, मान लेते 600 मैंने SL लगा दिया, ठीक है ना, ये SL है, ठीक है। मैंने खरीदा 700 रुपये का स्टॉक खरीदा, ठीक है, 100 रुपये का SL है, यही लेके जाएगा। अब SL आपका धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। अब देखिए आपका मार्च में ही SL 700 पे पहुंच गया, मूविंग एवरेज 700 पे पहुंच गया, आपका SL भी 700 पे पहुंच गया, यानी जहां पर आपने स्टॉक को खरीदा था वहीं पर SL पहुंच गया। और यहाँ पर देखिए स्टॉक ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, मूविंग एवरेज के साथ साथ अपना SL ट्रिगर कर सकते हैं, और देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। और अभी तक SL आपका ट्रिगर नहीं हुआ है, अभी भी स्टॉक देखिए कितने पे चल रहा है, 1200 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो पैसा तो आपका डबल होने वाला है, 70-80% का तो रिटर्न ऑलरेडी आ गया। लेकिन अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आता है और आप इसको एग्जिट भी करते हो, तब भी आप कुछ ना कुछ बाजार से कमा के जाओगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पता है क्या कहेंगे, जी बाजार तो बहुत ऊपर भागा था, बाजार तो देखिए 1500 के आसपास भागा था, और आप कह रहे हो जी 1000 रुपये पे निकल जाओ, हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऑलरेडी डबल हो चुका है स्टॉक। तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, जी हाँ, इसके लिए कर सकते हो टेक्निकल बेसिस पे टारगेट बुक करने के लिए। देखिए SL तो आप ऐसे ही रख सकते हो मूविंग एवरेज पर, चाहे 100 की मूविंग एवरेज लगा लो, और थोड़ा और रिलायबल चाहते हो तो 200 डेज की मूविंग एवरेज लगा लो डेली टाइम फ्रेम पे। आप एक टेक्निकल देख सकते हो, टेक्निकल पैटर्न है, वो बहुत खूबसूरत पैटर्न है जिसको कहते हैं M पैटर्न। देखिए जैसे बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर दोस्तों एक पैटर्न बन रहा है M पैटर्न। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर किसी भी चार्ट के ऊपर आपको M पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे जाए, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या आपका एक रिलायबल प्रॉफिट आ गया है। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट सेट कर गया जी 40% चाहिए, 60% चाहिए, उसके आसपास बाजार आ गया और वहां आपको कोई वीकनेस वगैरह लग रही है, ऐसा लग रहा है कि निकलना चाहिए, तो आप निकल सकते हो। M पैटर्न प्लस मूविंग एवरेजेस, ये भी एक अच्छे तरीके, प्लस आपने जो टारगेट डिसाइड करा है उसके आसपास आप निकल सकते हो। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दी, मूविंग एवरेज एक अच्छे स्टॉप लॉसेस होते हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कई बार बाजार मूविंग एवरेज क्रॉस करके आपको ट्रैप करेगा,
जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। कई बार दोस्तों हो सकता है, यहाँ समझने की कोशिश करना कि आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फंडामेंटल भी देख लिया, सब देख लिया, सब कुछ ठीक है, स्टॉक ने ब्रेकआउट करा कुछ इस तरीके से और मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो आप क्या लोगे, एसएल लोगे, बाहर हो जाओगे स्टॉक से, ठीक है। अगर आप स्टॉक से बाहर हो गए हो, आपका एसएल ट्रिगर हो गया है, तो अगर वापस स्टॉक ऊपर जा रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ ब्रेकआउट हो गया, वापस स्टॉक अगर अपना एटीएच ब्रेक करता है, मतलब जितना भी हाई बनाया था उसको दोबारा ब्रेक करता है, तो आपके लिए दोबारा एक ट्रिगर पॉइंट है, दोबारा आप चाहो तो उसमें एंट्री ले सकते हो। तो 2 बार स्टॉक में एंट्री लेना, 2 बार में काम कर गया, ठीक है, नहीं करा तो फिर बाहर हो जाना, फिर बेकार है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टारगेट, एसएल, स्टॉक फिल्ट्रेशन हो गई है, ठीक है ना। अब बोलते बोलते हो गया मुझे 1 घंटा, क्योंकि मैं ये वीडियो पहले भी शूट कर रहा था, कैमरे में इशू हो गया तो दोबारा शूट करनी पड़ी, तो गले में हो रहा दर्द, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा टारगेट एसएल, दोनों समझ में आ गए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपना टारगेट एसएल लेना चाहते हो। अब दोस्तों आती है प्रोटेक्शन की बात। बहुत बार बहुत सारे ट्रेडर्स एक गलती करते हैं, या ट्रेडर्स कम इन्वेस्टर मान लो, वो एक प्रोटेक्शन नहीं लेते, वो प्रोटेक्शन लेने से डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज 10 लाख रुपए, ठीक है, अब मैं 10 लाख रुपए से ये इस तरीके के स्टॉक्स लेना चाहता हूँ, और मैंने 10 लाख को डिवाइड कर लिया कि जी मैं एक स्टॉक में 30,000 रुपये लगाऊंगा, 30,000 रुपये, तो इस तरीके से मेरे पास 30-33 स्टॉक आ जाएंगे। या मैं एक स्टॉक में 20,000 लगाऊंगा तो मेरे पास 50 स्टॉक आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर लो, बहुत सारे स्टॉक्स में 30-40-50 स्टॉक में डाइवर्सिफाइड कर लो, क्योंकि क्या होगा कि 1-2 कंपनी, 4-5 कंपनी आपने खराब चुन ली, जो अमूमन होगा आपके साथ, जो रिटर्न नहीं देगी, तो आप एटलीस्ट प्रोटेक्शन में हो कि बाकी कंपनियां तो हो सकता है अच्छी काम कर रही हो। तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर लो। आप चाहो कि अगर 1% का आपको रिस्क लेना है तो अपनी 1% ही कैपिटल स्टॉक में लगाओ। फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो 1% हो गया 10,000, तो 10,000 रुपये के स्टॉक खरीदो, और वो 40-50% भाग जाए या डबल हो जाए, यानी 10,000 रुपये के 20,000 हो जाए, तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हो। या फिर वो लंबा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल भी कर सकते हो लॉन्ग, 2-3-4 गुना 5 गुना, जहाँ स्टॉक भाग रहा है भागने दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको मल्टीपल स्टॉक खरीदने, एक अच्छे खासे स्टॉक रखने, कम से कम 30 स्टॉक तो आपको लेना ही है, 30 से कम स्टॉक मत लेना। 30 स्टॉक को डिवाइड करना, एकदम नहीं लेने, मतलब ये नहीं कह रहे कि आप एकदम ही लो, लेकिन पैसों को डिवाइड करो 30 स्टॉक में, ठीक है। मिनिमम 40-50 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ज़्यादा मत करना, फिर ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। एक प्रोटेक्शन तो ये हो गई, स्टॉक को हमने डाइवर्सिफाइड कर लिया, 10 लाख रुपये बाजार के अंदर लगा लिए। लेकिन आपको पता है कि बाजार के अंदर कभी भी क्रैशेस आ जाते हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम पर हुआ, जैसे कि 2008 में हुआ, जैसे कि हर्षद मेहता के टाइम पर हुआ। तो ये बहुत सारे टाइम है जो बड़े फेमस है, ठीक है ना। 2008 बैंक क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस, हर्षद मेहता क्राइसिस। तो क्राइसिस तो बाजार में कभी भी आ सकते हैं। भगवान ना करे कि इंडिया की किसी दूसरे देश के साथ वॉर हो जाती है, तो क्राइसिस आ जाएंगे, शेयर बाजार डूब जाएगा, या किसी ने बेमतलब ही हमारे ऊपर कोई बम फेंक दिया, फिर हम वॉर करने के लिए मजबूर हो गए। तो कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है बाजार के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम ब्लैक स्वैन इवेंट कहते हैं, कि कभी भी ब्लैक स्वैन इवेंट आ सकता है बाजार के अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर बाजार के अंदर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो नेगेटिव है, उसमें आपने कोई भी एनालिसिस अगर रखी है, हर स्टॉक नीचे आता है, चाहे रिलायंस हो, ये हो, मतलब पूरा निफ्टी ही नीचे आएगा। 30-40-50% हमने देखा है कि क्रैश के टाइम पर निफ्टी तक गिर जाता है, स्टॉक तो 70-80% तक नीचे गिर जाते हैं, 90% तक स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में दोस्तों आपके पास हमेशा होनी चाहिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, बड़ा सिंपल से बता रहा हूँ मैं आपको, कि मैं चलता हूँ ब्रोकर के पास। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ जाऊँगा ऑप्शन चैन में, यहाँ ऑप्शन चैन में देखिए मैं करूँगा निफ्टी को सिलेक्ट। मैंने निफ्टी को सिलेक्ट करा, मान लेते हैं कि आप 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। तो 2024 का मुझे क्या लेना है, एक प्रोटेक्शन लेना है। तो देखिए जो निफ्टी होता है, निफ्टी 50, उसके लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी अगला 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो अगर ऑप्शंस आपको नहीं पता है तो वीडियो को थोड़ा समझिए, सुनिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बड़ा सिंपल है। तो ये देखिए 26 दिसंबर 2024, यानी पूरा अभी जो भी हमारे पास 6-7 महीने बचे हैं इस साल के, ठीक है ना। अब जो 6-7 महीने बचे हैं उसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया है जी। 26 दिसंबर 2024 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड होगा।
अब इसका एट द मनी का जो पुट है वो 569 रुपीज़ का चल रहा है। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बाय पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मुझे कितने रुपए का पड़ रहा है, लगभग 14,000 रुपये का पड़ रहा है। और निफ्टी का लॉट साइज कितने का है, निफ्टी का लॉट साइज है लगभग 5.5 लाख का, 5.5-6 लाख का। चाहूँ तो मैं 2 लॉट ले सकता हूँ अगर मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, ठीक है। तो मैंने 2 लॉट मान लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए ले लिए। तो मान लेते हैं मेरे को 28,000 रुपये पे करने पड़े, 10 लाख की कैपिटल के हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने 10 लाख रुपये लगा रखे हैं, तो मैं 28,000 रुपये के क्या ले लेता हूँ, इंश्योरेंस ले लेता हूँ। पुट ले लिया मैंने, बाय कर लिया, पुट खरीद लिया। अब अगले 6-7 महीने अगर बाजार 23,000 से नीचे जाता है, फॉर एग्जाम्पल बाजार 2,000 पॉइंट नीचे चले जाता है, तो ये 500 रुपये जो कॉस्टिंग लगी थी इसको काट के 1,500 रुपये के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे, यानी आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। यानी जो 28,000 रुपये आपने दिए हैं मार्केट को, मार्केट आपको 90,000 रुपये, 80-90,000 रुपये दे देंगी। ये ले लो जी, बाजार नीचे गिर गया। तो आपने क्या करा, आपने 6-7-8 महीने को प्रोटेक्शन कर लिया। बाजार ऊपर बढ़ गया तो आपके स्टॉक्स भी ऊपर बढ़ेंगे, स्टॉक्स ऊपर बढ़ेंगे तो उनमें प्रॉफिट्स आएंगे। लेकिन अगर भगवान ना करे कि मार्केट अगर कभी क्रैश होती है, कभी एकदम सडनली नीचे चली जाती है 40-50%, तो ये जितना मार्केट नीचे जाएगी ये आपको पैसा देगा, उतना ही पैसा देगा, लाखों में पैसा दे देगा अगर बाजार स्ट्रांगली नीचे जाता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को एक तरीके से हैज कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों 2 प्रोटेक्शन जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है अगर आप इस तरीके की चीज़ें बाजार में कर रहे हैं। चलिए, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कंसोल, जरा यहाँ पर देखिए। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक कंसोल दिखाया था। अब स्टार्टिंग में आप ये देख रहे हैं कि मेरा चार्जेस कितने लगे। मैंने इतने सारे स्टॉक खरीदे, बेचे, ऑल ओवर चार्जेस मेरे लगे लगभग 810 रुपये, थोड़ा 200 रुपये और माइनस हुए, तो 1000 रुपये में सारा काम हो गया। 48,000 रुपीज़ कमा ली मैंने। क्या ज़्यादा चार्जेस है? नहीं है। तो अगर आप इन्हीं चार्जेस के साथ काम करना चाहते हो तो आपके लिए मैं कुछ ब्रोकर सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 ब्रोकर है, ये देखिए। अब एक है फायर्स, एक है अप स्टॉक्स, ठीक है। अब ये जो दोनों ब्रोकर है इनमें अकाउंट ओपनिंग फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस फ्री है, साथ में इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक खरीद के होल्डिंग्स में रखते हो तो ब्रोकरेजेस भी फ्री है। गवर्नमेंट के बहुत नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखा दिए कंसोल में कितने चार्जेस लग रहे हैं, वही गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं, सिर्फ उतना ही लगता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट फ्री है। अकाउंट मेंटेनेंस के भी कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इनमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना 1 रुपया भी दिए अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोनों का फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक फायर्स एंड अप स्टॉक्स, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। आप ओपन करा करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब शुरुआत में दोस्तों हमने बहुत सारी बातें करी और एंड में भी हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन एंड में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रेटेजी जानना या उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है और पैसा कमाना अलग बात है। तो बाजार में हर कोई पैसे नहीं कमा पाता है। मैंने आपको टेक्निक्स ज़रूर बताई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको भी इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा मैच्योर करना पड़ेगा, साइकोलॉजी को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। तो शुरुआत में बाजार में उतना ही पैसा लेकर के आए कि अगर वो ज़ीरो हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो आपको और आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना हो। यानी आप सिर्फ सीखने के लिए बाजार में पहले पैसा लगा रहे हो, 500,000 रुपये से शुरू करो, ज़्यादा मत करो, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए तो थोड़ा थोड़ा पैसा बाजार में लगाओ, और कभी भी इतना पैसा बाजार में ना लगा दो कि अगर जीरो हो जाए तो फिर आप फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाओ। और अगर कुछ भी बाजार के अंदर समझ नहीं आ रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो। बाकी दोस्तों मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार के अंदर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर मानी जाती है, सबसे सिक्योर्ड। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप उससे पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रेडिंग करनी ही चाहिए, आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, तो बाजार के अंदर बहुत सारे ऐसे सिखाने वाले हैं, आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं भी इन फ्यूचर कुछ ट्रेनिंग शुरू करूंगा। अभी फिलहाल मैं कोई ट्रेनिंग इस तरीके की नहीं देता, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे ही इतना अवेलेबल है कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी ये चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले पेपर ट्रेड कर लेना, पहले चीज़ों को देख लेना, समझ लेना, और चीज़ें कॉन्फिडेंस में आए, आपको खुद ऐसा लगे कि चीज़ें रियलिटी में वर्क कर रही है, तभी जाकर के इसको लाइव इंप्लीमेंट करना। क्योंकि जब आप पेपर ट्रेड कर लोगे, चीज़ें कर लोगे, तो आपकी साइकोलॉजी के अंदर एक चीज़ घुस जाएगी कि चीज़ काम कर रही है। अगर आप पेपर ट्रेड नहीं करते, आपको नहीं पता, तो जब आप लाइव पैसा लगाओगे तो इमोशनल डिसिप्लिन आएगा, तो आप उसमें इरिटेट हो सकते हो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट्स वाई रीज़न पेपर ट्रेड मस्ट है। और बाकी रिस्क वगैरह सारे मैंने आपको बता दिए। बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।